नमस्कार, मैं शीतल शर्मा और आप देख रहे हैं डिबेट दमदार ललकार। संसद के शीतकालीन सत्र के 7वें दिन मंगलवार को भी हंगामा जारी रहा। दरअसल अडानी मामले पर विपक्ष ने लोकसभा से वॉकआउट कर दिया। उसके बाद संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन करने लगे। विपक्षी दलों के सांसदों के हाथ में मोदी अडानी एक हैं और भारत अडानी के खिलाफ जवाबदेही की मांग करता है, इस तरह की लिखित तख्तियां दिख रही हैं। इस प्रदर्शन में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, सांसद प्रियंका गांधी और अन्य कांग्रेस के नेता शामिल हुए, लेकिन इससे समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस ने दूरी बनाई। अब ऐसे में सरकार के खिलाफ विपक्ष बिखरता हुआ नजर आ रहा है। इस दूरी ने एक बार फिर इंडिया गठबंधन में आई दरार को सामने ला दिया है। विपक्षी पार्टियों में मतभेद की स्थिति क्यों उत्पन्न हुई, जरा समझते हैं। 25 नवंबर से शुरू हुए संसद के शीतकालीन सत्र में लगातार गतिरोध बना हुआ है। कांग्रेस पार्टी का पूरा फोकस अडानी मामले को लेकर है, लेकिन समाजवादी पार्टी संभल और अन्य मामलों पर चर्चा की मांग कर रही है कि संभल पर चर्चा हो, लेकिन कांग्रेस है कि लगातार सिर्फ और सिर्फ अडानी का मुद्दा ही संसद के अंदर चला रही है। हालांकि पिछले कई दिनों से संसद का कार्य चला, लेकिन संसद के अंदर सिर्फ और सिर्फ 10 से 15-20 मिनट की कार्रवाई चली। आज एकमात्र ऐसा दिन था जो इस शीतकालीन सत्र का थोड़ा सा समय ज्यादा संसद चली। इससे पहले सोमवार को संसद की कार्यवाही से पहले इंडिया ब्लॉक के नेताओं की मुलाकात राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे से हुई थी, जिसमें राहुल गांधी तो शामिल हुए थे, लेकिन टीएमसी का कोई सांसद वहां पर नहीं पहुंचा, जिससे यह लगता है कि विपक्ष में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। चलिए पहले आपको दिखाते हैं आज कुछ ग्राफिक्स के जरिए कि आखिर कैसे इंडिया गठबंधन में इस वक्त दरार नजर आ रही है, क्या वजह पड़ गई है। ये तमाम चीजें ग्राफिक्स के जरिए आपको बताएंगे। इंडिया में दरार, कहां पर मामला अटका, सत्र दौरान अडानी मामले पर विपक्ष का हंगामा देखने को मिला, विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया और प्रोटेस्ट किया। विपक्ष ने जब वॉकआउट किया, विपक्ष में सिर्फ कांग्रेस दिखी वॉकआउट से और प्रोटेस्ट किया, लेकिन इसमें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ही शामिल दिखे, कुछ बड़े नेता शामिल दिखे और बाकी जो कांग्रेस के सांसद है वो उसमें रहे। लेकिन बहुत हैरान करने वाली ये बात है कि उसमें सपा और टीएमसी ने इस विरोध से दूरी बना ली। वो लोग इसमें नहीं पहुंचे, सपा और टीएमसी के मुखिया इसमें नहीं पहुंचे। इसके बाद सपा और टीएमसी ने अन्य मुद्दों पर चर्चा की जरूरत बताई। इस वक्त कुछ अन्य मुद्दे भी हैं। अडानी का मुद्दा इतना बड़ा नहीं है, संभल का मुद्दा है, बांग्लादेश का मुद्दा है, महंगाई बेरोजगारी के तमाम मुद्दे हैं। संसद में महंगाई बेरोजगारी पर चर्चा होनी चाहिए। ये तमाम कुछ पॉइंट्स हैं जिसके आधार पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्या इंडिया गठबंधन में दरार है और अगर विपक्ष कमजोर पड़ा तो क्या सरकार के सामने ये एक फायदा है। संसद में महंगाई बेरोजगारी पर चर्चा होनी चाहिए। अब कांग्रेस सपा टीएमसी में क्या सब ठीक है। देखिए प्राथमिक मुद्दे दोनों के, कांग्रेस का अडानी मामला और सपा टीएमसी का संभल और अन्य मुद्दे हैं। ये हैं मुद्दे, प्राथमिक मुद्दे। दरार की वजह क्या, टीएमसी सांसद का बयान भी है। महाराष्ट्र चुनाव में कांग्रेस को बुरी हार जब मिली तो उसमें सहयोगी दल लगातार कांग्रेस पर हमलावर नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र में जब हार मिली, हार नहीं, कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा झटका महाराष्ट्र में देखा गया। इसमें सांसद कल्याण बनर्जी ने अपना बयान दिया, जो टीएमसी के सांसद हैं, उन्होंने अपना बयान दिया और उन्होंने अपने बयान में क्या कुछ कहा वो आपको हम बता रहे हैं। कांग्रेस को अहंकार किनारे रखना चाहिए, कांग्रेस अहंकार में है और ये सब चीजें अब नहीं चलेंगी अगर विपक्ष में रहना है, खासतौर पर इंडिया अलायंस में रहना है। ममता को गठबंधन का लीडर घोषित करना चाहिए। ये तमाम बातें टीएमसी के सांसद द्वारा कही हैं। ममता को करें गठबंधन का लीडर घोषित, ये तमाम चीजें। तो इसी पर आज बातचीत करेंगे, लेकिन पहले आपको आज संसद में क्या कुछ हुआ उसकी कुछ खास झलकियां दिखाते हैं। जो साजिश हुई और वो साजिश सोची समझी इसलिए मैं बोल रहा हूं। उत्तर प्रदेश का चुनाव था, पहले 13 तारीख को चुनाव होना था और 13 तारीख के चुनाव को उन्होंने बढ़ा करके 20 तारीख कर दिया। और इस जो घटना है मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, ये यात्रा रुकी क्यों नहीं है? यात्रा ले जाओ दूसरी तरफ। Bangladesh is our neighboring country, attached with our state of West Bengal also. Sir, what we making appeal that let the government of India appeal to United Nations for sending peacekeeping forces at Bangladesh immediately. Sir, government of India is totally silent now.
the reason of which is best told to them. Our appeal that let Minister of External Affairs come to the Parliament and intimate us at the latest position of Bangladesh. तो आपने ये जो बयान देखे, इसमें सबसे पहले सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बयान देखा, जिसपे उन्होंने किस तरह से जो संभल का मामला है उसको लेकर कहा कि बातचीत होनी चाहिए, और संभल मामले को लेकर उन्होंने सरकार को भी घेरा है। दूसरी तस्वीर में आपने टीएमसी के सांसद को देखा और बीच में आपने कांग्रेस का प्रदर्शन देखा। अब जरा हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़े हुए हैं और थोड़ी देर के बाद हमारे बाकी मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन पहली शुरुआत मैं रोहित रॉय जी से करना चाहूंगा। बीजेपी से प्रवक्ता हैं, उनसे शुरुआत आज के इस खास विषय पर करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका रोहित जी, हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए। रोहित जी, पहले तो संसद पे ही बात करेंगे, संसद सत्र को लेकर जो शीतकालीन सत्र पिछले कई दिनों से चल रहा है। रोहित जी, लगातार विपक्ष की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि संसद जो है वो नहीं चल रही है और संसद को चलाने की सबसे पहली प्राथमिकता सरकार की होनी चाहिए। क्या वाकई में संसद चलनी चाहिए, जिसमें बराबरी का दोनों का, चाहे वो सरकार हो या फिर विपक्ष हो, दोनों का बराबर योगदान है, संसद को चलाना है? क्योंकि संसद नेताओं के लिए नहीं, संसद सांसदों के लिए नहीं, बल्कि आम लोगों के लिए है, जहां पर वो मुद्दे उठते हैं और उन पर चर्चा होती है। देखिए, आपके सवाल सुन के मुझे वो कहावत याद आ गया कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तो अगर आप सांसद को देखें जिस तरीके से वो चल रहा है, दिन में 108 बार अदानी का नाम ना लेके अगर कांग्रेस दिन में 108 बार श्री राम जी का नाम ले तो शायद उनको कुछ तरक्की होगी। सिर्फ आज देखिए आप पार्लियामेंट में क्या हुआ। शिवराज सिंह चौहान जी को, हमारे कृषि मंत्री जी को, कांग्रेस ने सवाल उठाया एमएसपी के ऊपर। वो उठे, जब वो जवाब देने लगे तब राहुल गांधी जी और पूरे कांग्रेस के सांसद वहां से भाग गए। उन्होंने क्या बोला एमएसपी के ऊपर, और हमने वहां पे सबके समक्ष हमने रखा कि किस तरीके से मनमोहन सिंह जी के जमाने के तुलना में हमने 3% 3 गुना ज्यादा किया है एमएसपी को। सिर्फ यही नहीं, कांग्रेस के जमाने में जब 6 लाख मेट्रिक टन प्रोक्योरमेंट होता था आपके फसल का, आज वही हो गया है 1 करोड़ मेट्रिक टन। पर कांग्रेस भाग गया वहां से। अगर कांग्रेस को बेरोजगारी पे आलोचना करना है, हम राजी हैं उसके लिए। जीडीपी पे आप बात करना चाहते हो, हम बात करना चाहते हैं। अब मैं तो आता हूँ पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल की स्थिति बहुत अलग है। आप ये जो दिल्ली के लिए दिखा रहे हैं कि कांग्रेस, इंडिया अलायंस, टीएमसी, हम जब पश्चिम बंगाल में रहते हैं, उनके लिए तो कांग्रेस और टीएमसी एक दूसरे के दुश्मन है। कुछ ही दिन पहले, 2 दिन पहले, एक कांग्रेसी कार्यकर्ता को टीएमसी के लोगों ने मार दिया। तो वो यहाँ पे पता नहीं क्या चल रहा है, दिल्ली में पता नहीं वो कौन से एक साथ मिलके डेमोक्रेसी बचा रहे हैं, हमें समझ में नहीं आता है। और अगर डेमोक्रेसी बचाने की बात है तो आज केसी वेणुगोपाल जी के जवाब में हमारे वरिष्ठ नेता निशिकांत दुबे जी ने एक पंक्ति पेश किया, जहां पे उन्होंने बेनकाब क्या कांग्रेस को, कि किस तरीके से कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी देश के बाहर जाके देश को बदनाम कर रहे हैं। आज नहीं, ठीक है, आप संसद कांग्रेस में को सर, देखिए, 2 बार संसद में क्या संभल मुद्दे पर भी बातचीत होनी चाहिए, बांग्लादेश मामले पर बातचीत होनी चाहिए, जहां पर हिंदुओं के साथ इतना बड़ा अत्याचार हो रहा है, और भी कई मुद्दे हैं, क्या उन पर बहस होनी चाहिए संसद के अंदर? देखिए, वैसे जैसे मैंने बोला कि मैं खुद पश्चिम बंगाल से आता हूँ और एक बंगाली होने के नाते बांग्लादेश का इश्यू बहुत ज्यादा हमारे लिए करीब है। और जिस तरीके से बांग्लादेश में कुछ ही दिन पहले हमारे प्रधानमंत्री जी भी गए थे और उन्होंने जोशुरेश्वरी काली मंदिर, वहां पे हम बोलते हैं, वहां पे एक क्राउन गिफ्ट किया था जो चोरी हो गया। तो आज हमारे लिए ये बहुत ही अहम मुद्दा है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में बोनगा और बहुत सारे एरिया में बांग्लादेश से आए हुए हिंदू शरणार्थी रहते हैं। तो हम तो चाहते हैं कि इसके ऊपर डिस्कशन हो, पर डिस्कशन करेगा कौन? कांग्रेस तो एक बार भी ये बात करने के लिए राजी नहीं है। अगर हम बाकी इंडिया अलायंस के पार्टी के बारे में बात करें तो सीपीआईएम ने कुछ ही दिन पहले एक प्रेस रिलीज जारी किया, एक बार भी बांग्लादेश में जो हो रहा है उसके खिलाफ कुछ नहीं बोला, उल्टा भारत में रहते हुए हिंदुओं के बारे में सब कुछ बोल दिया। टीएमसी वो तो डर रहे हैं बांग्लादेश में जो हो रहा है उसके खिलाफ बोलने के लिए। हम चाहते हैं कि बांग्लादेश के ऊपर आलोचना हो। आज हमारे माननीय विदेश मंत्री जी ने चाइना के ऊपर उन्होंने वक्तव्य पेश किया। शायद कुछ सामने के दिनों में भी हम बांग्लादेश के बारे में बात सुनेंगे। और आज टीएमसी के सांसद ने भी तो वही कहा कि भारत सरकार को इस पर नजर रखनी चाहिए, इस पर ध्यान देना चाहिए कि आखिर बांग्लादेश के अंदर क्या हो रहा है, इस पर एक रिपोर्ट देनी चाहिए।
बात तो हुई थी। देखिए, आज ही बांग्लादेश के ऊपर एक सवाल के जवाब में हमारे फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर ने बताया कि किस तरीके से बांग्लादेश के जो टूरिस्ट है वो कम आ रहे हैं। त्रिपुरा में बहुत सारे स्टेप्स लिए गए हैं। हमारे स्टेट के लीडर ऑफ अपोजिशन शुभेंदु अधिकारी खुद ने भी बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं। पर अगर हम फॉरेन रिलेशंस के बारे में बात करें तो वो बहुत ही गंभीर मामला है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ दो देशों के बीच में नहीं, इसमें यूनाइटेड नेशंस आ जाते हैं, बहुत सारे देश आ जाते हैं। तो इतने आसानी से इसके ऊपर कुछ बोलना, सोच समझ के इसके ऊपर बोलनी चाहिए। और वो भी हमें सोचना पड़ेगा कि किस तरीके से बांग्लादेश में हिंदू रह रहे हैं। तो अगर भारत सरकार ने एक भी कुछ ऐसा कदम उठा लिया जिसमें बांग्लादेश के हिंदुओं को जान की खतरा हो, तो वो हम कभी नहीं चाहेंगे। तो सोच समझ के सभी मिलकर अगर हम इसके ऊपर निर्णय लें तो वही ठीक है। ओके, लौटता हूं आपके पास रोहित जी। शुभंकर भट्टाचार्य जी हमारे साथ टीएमसी से प्रवक्ता हैं, और साथ ही साथ सपा के प्रवक्ता यश भारती जी भी हमारे साथ बन गए हैं। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल शुभंकर जी आपके पास आऊंगा। क्या वाकई में इंडिया गठबंधन के बीच सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है? आपके सांसद ने एक बयान दिया था कुछ समय पहले जब महाराष्ट्र में चुनाव हुए और महाराष्ट्र में जब परिणाम निकलकर सामने आए, उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन की नेता के तौर पर घोषित होनी चाहिए, उन्हें लीडर बनाना चाहिए। अपने अपने भाव होते हैं। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। शुभंकर जी आपका फोन म्यूट तो नहीं है? हेलो, नहीं जी बोलिए अब बोलिए। आवाज आ रही है? जी बोलिए। जी, तो मैंने कहा कि जैसे कि हर किसी पार्टी के साथ ये होता है कि भाई उनके जो लोग हैं वो चाहते हैं कि उस गठबंधन का नेतृत्व तो उनके जो नेतृत्व वो दें। ये देखिए, ये अपनी अपनी हैं, अपनी अपनी भावनाएं हैं, वो सामने आती हैं। हर कोई चीज को प्रकाश करता है, तो ये इसमें कोई इसमें बुरा नहीं मानना है। अब बात आती है कि अभी आप अभी राज साहब से पूछ रहे थे कि संसद में जो इस तरीके से दोनों की जिम्मेदारी है सरकार की और उस पर से, पर समस्या ये है शीतल जी, पिछले 10 साल में संसद में हमने चर्चाएं होते नहीं देखी। धीमे धीमे चर्चाएं खत्म हो गई। संसद एक विषय बन गया जहाँ पे आके सिर्फ सरकार आती है, वो विपक्ष की निंदा करके चले जाते हैं। हम लोग वहां पे जा रहे हैं, प्रधानमंत्री की तो चर्चा हो कहाँ पा रही है। लेकिन सही, मैं वही बात पूछ रहा हूँ आपसे शुभंकर जी, क्या विपक्ष का भी दायित्व बनता है? उतना ही दायित्व विपक्ष का बनता है जितना सरकार का बनता है संसद को चलाना। बिल्कुल बनता है, बिल्कुल बनता है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल बनता है। जब भी विपक्ष आता है तो चर्चा के लिए तैयार नहीं होता। अगर संसद, कल भी एक बैठक हुई, कल एक सर्वदलीय बैठक हुई जिसमें लोकसभा के अध्यक्ष भी शामिल हुए। एक सहमति बनी कि ठीक है संसद को चलने देंगे। ठीक है, आज संसद चली लेकिन हंगामे के बीच चली और वॉकआउट भी हुआ। उसके बाद फिर से कांग्रेस के जो सांसद थे वो वापस लौटे। तो एक फर्ज नहीं बनता कि लोगों के टैक्स का पैसा है वो जो संसद में जो कार्रवाई नहीं चल रही है और उस पूरा का पूरा पैसा स्वाहा हो रहा है। शीतल जी, मैंने आपसे पहले कहा इतने बड़े व्याख्या की जरूरत नहीं थी। मैंने शुरू में आपसे बताया कि बिल्कुल ये दोनों पक्षों की जो है ये जिम्मेदारी बनती है कि संसद ठीक से चले। लेकिन साथ ही साथ मैं एक बात आपको बताऊं, जैसे कि आपने कहा कि कल सर्वदलीय बैठक में अगर आप ख्याल किए हो तो आपने देखा होगा कि हमारे जो जनरल सेक्रेटरी हैं उन्होंने इस बात को बहुत जोर शोर से एक बात को कही कि देखिए हम लोग सिर्फ अदानी के मुद्दे पर से बैठे रह जा रहे हैं और सिर्फ यहाँ पे दिखाने को हमारे जिसको कहते हैं कि हम लोग विरोध करना, वो हो जरूर रहा है लेकिन हम लोग मुद्दे पे बात नहीं कर रहे। हम लोग उन चीजों पे चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम लोग राज्य सरकारों के विषय में चर्चा नहीं कर रहे हैं। आज के दिन में अभी राज साहब इतना, वो खुद बंगाल से आ रहे हैं, उनको बंगाल की अगर वाकई वस्तुतः चिंता है तो उनको ये समझना पड़ेगा कि बंगाल का 2 लाख करोड़ के ऊपर बकाया चल रहा है। बढ़ते बढ़ते इतना बकाया अब बंगाल के ऊपर बनता है जो कि अभी तक केंद्र सरकार उसको अभी तक वो नहीं कर रही है। तो कितना वहां का डेवलपमेंट का काम इस वजह से रुका पड़ा होगा। लेकिन इसके विषय में कोई चर्चा नहीं होती। हम लोग तो खुद चर्चा चाहते हैं, बार बार कही जा रही कि संसद में उन मुद्दों पर चर्चा करिए जिन मुद्दों के लिए एक सांसद चुन के संसद में भेजा जाता है। लेकिन यहां पे चर्चा शुरू कहां से होती है? प्रधानमंत्री जी आते हैं, वो शुरू होते ही वो पहले राहुल गांधी पर टिप्पणी करना शुरू करते हैं, विपक्षी नेताओं पर टिप्पणी करना शुरू करते हैं, उनके ऊपर छीटाकछी करते चले जाते हैं।
चर्चा तब शुरू होती है, सवाल सरकार जो करता होता है, कर्ता से सवाल पूछा जाता है, कर्ता अपनी जवाब देते हैं। यहाँ तो उल्टा ये, यहाँ तो सवाल कंटिन्यूअसली विरोधियों से पूछा गया, विपक्षियों से पूछा गया, जवाब कौन दे रहा है, जवाब किसके माध्यम से आएगा, सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, इसके विषय में तो कोई बात ही नहीं करता। और यही चीज हम लोग के लिए सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है। बार बार आज अभी अभिषेक बनर्जी जी ने कहा कि देखिए हमारे बंगाल के बहुत सारे मैटर्स इस समय हमारा इस समय उस पर डिस्कशन में पड़ा हुआ है, प्लीज हमारा साथ दीजिए। उन्होंने इस मामले को लेकर हम लोगों ने अपने गठबंधन के भी शीर्ष नेतृत्व से कई बार कहा है, वहां तक हम लोग इस बात को फैलाने के, और आज के दिन में इस मामले में थोड़ा सा इसको लेके आप न्यूज़पेपर वगैरह में आप पढ़ भी रहे हैं कि भाई जो है टीएमसी शायद इसके खिलाफ, जी नहीं, टीएमसी अडानी के खिलाफ बोलने के लिए नहीं वो कर रही है। टीएमसी ये कह रही है भाई साहब अडानी अडानी करते रहेंगे, लेकिन प्लीज उन मुद्दों को सबसे पहले चयन करें जिसकी वजह से संसद में सांसदों को भेजा गया है, सबसे पहले उन लोगों की पुकार को वहां तक पहुंचाई जाए। रोहित जी, आप सुन पा रहे हैं? हाँ, आप जवाब देना चाह रहे थे। देखिए, हाँ देखिए, उन्होंने बहुत ही अच्छी बात कही उन्होंने कि सभी सबको मिलकर काम करना चाहिए। उन्होंने पश्चिम बंगाल के जो रिमेनिंग डेट्स है उनके बारे में कुछ बोला उन्होंने कि 2 लाख करोड़ के कुछ आसपास उन्होंने आंकड़ा बताए। तो मैं आपको थोड़ा सा फिगर दे देता हूँ कि 3 दिन पहले अशोकनगर पे एक ऑयल फील्ड है जिसके ऊपर पश्चिम बंगाल की सरकार को हर साल मिनिमम 8,000 करोड़ का फायदा हो सकता है। पर हमारी केंद्र सरकार ने 1,000 करोड़ का निवेश ऑलरेडी कर दिया है। वो बोल रहे हैं कि आप वो कोल फील्ड हमें, ऑयल फील्ड हमें दीजिए ताकि हम काम शुरू कर सके। 2020 साल से लेके आज तक 19 लेटर्स भेजे गए हैं, पश्चिम बंगाल के सरकार ने कुछ किया ही नहीं। अब फिर वो बोल रहे हैं कि क्या क्या उनको नहीं दिया गया। मैं आपको सिर्फ आज का आंकड़ा बता रहा हूं, अक्टूबर तक, इस साल अक्टूबर तक 10,000 करोड़, जो इस पूरे देश में 3rd हाईएस्ट है, पश्चिम बंगाल की सरकार को दिया गया है। पर सरकार ने क्या किया इस पैसों से? आज मनरेगा के विषय पे भी, अगर मैं गलत नहीं बोल रहा हूं तो कल्याण बंदोपाध्याय जो हमारे टीएमसी के सांसद हैं, उन्होंने एक सवाल उठाए, जिस सवाल के जवाब पे हमारे माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने बोला है कि किस तरीके से अयोग्य लोगों को मनरेगा का पैसा दिया गया है। सरकार को पता था पर सरकार ने काम नहीं किया। तो आप क्या चाहते हैं कि हम पैसा दे आपको और आप टीएमसी के पार्टी ऑफिस बनाए उस पैसों से, और हम ये होने दे? नेशनल हेल्थ मिशन के पैसे हम लगातार देते रहे, नेशनल हेल्थ मिशन के पैसे, सरकार ने उसका नॉन फॉलो ही नहीं किया। ठीक है रोहित साहब, क्योंकि मेरे साथ और भी गेस्ट बने हुए, चंद्रमोहन शर्मा जी हैं, यश भारती जी हैं। यश भारती जी आपके पास आऊंगा, चंद्रमोहन शर्मा जी भी हमारे साथ अभी जुड़े हैं। यश भारती जी, जिस तरह से इंडिया अलायंस में जो दरारें देखने को मिल रही हैं अपने अपने मुद्दों को लेकर संसद के अंदर, जिस आधार पर आपने इंडिया अलायंस बनाया था लोकसभा चुनाव से पहले, उसी अलायंस के आधार पर आपको जीत भी हासिल, अच्छी सीटें भी मिली 2024 के लोकसभा चुनाव में। एक इकट्ठा विपक्ष दिखाई दे रहा था इस बार, लेकिन जिस तरह से सत्र चल रहा है अपने अपने मुद्दे आपके नजर आ रहे हैं। क्या विपक्ष की एकता यहां पर थोड़ी सी हल्की सी बिखरती हुई नजर आ रही है, जिसका फायदा सरकार उठा लेगी? शीतल जी, इस केंद्र सरकार ने इतने मुद्दे बना के रखे हुए हैं कि हम सब सहयोगी दल अगर एक एक मुद्दे को भी उठा के रखेंगे तो भी शायद कम पड़ जाए, और ये उस बात पे मानने को तैयार। नोटबंदी की उपलब्धि आज तक भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता नहीं बता पाया। कौन सा भ्रष्टाचार खत्म हो गया, आतंकवाद खत्म हो गया, काला धन वापस आ गया, कौन सी चीजें अच्छी हो गई। नोटबंदी से जितनी उपलब्धियां बताई थी, कड़वी दवाई पिलाई थी, और माननीय प्रधानमंत्री ने यह कहा था कि मेरी कोई भी गलती निकल आए इसमें, तो गलती तो छोड़िए, हमें तो सही चीज समझ में नहीं आई। भारतीय जनता पार्टी के लोग बता दें क्या नोटबंदी से सही क्या हुआ। आखिर लोगों को 50 दिन 40 दिन की जो कड़वी दवाई खिलाई गई, लाइन में लगाया गया पूरे देश को, उसे उपलब्धि क्या मिली? ठीक है, आप नोटबंदी पर पहुंच गए यश साहब, ये मेरा मुद्दा तो है नहीं। सरकार का शीतल भाई, सरकार नोटबंदी का मुद्दा ठीक है, जो हम ये कह रहे हैं शीतल जी, शीतल, आज विश्व की सबसे बड़ी गैस त्रासदी, औद्योगिक गैस त्रासदी, भोपाल गैस त्रासदी के 40 वर्ष पूर्ण हो गए, और ये उद्योगपति को बचाने का काम भारतीय जनता पार्टी आज से नहीं कर रही। ये जब से भारतीय जनता पार्टी बनी है तब से कर रही, क्योंकि उद्योग के व्यापारियों के दम पे टिकी हुई है, जनता के दम पे नहीं।
ये विश्व की सबसे धनाढ्य पार्टी, विश्व का सबसे बड़ा कार्यालय ऐसे ही नहीं बन गया। ये सब इन्हीं की देन है। और उस 40 बरस के बाद में ये जब विपक्ष की सरकारों को कोसते थे भारतीय जनता पार्टी के, और जब सरकार में आ गए जो स्वर्गीय नेता अरुण जेटली जी, जो पेशे से वकील भी थे, वकालत के तौर पर उस उद्योगपति को साफ तौर पर बचा गए और कहते हैं डाउ कैपिटल की कोई लायबिलिटी नहीं है, ठीक है कोई सर, जिम्मेदारी नहीं है। कानून मंत्री बने तब बचा लिया, वित्त मंत्री बने तब बचा लिया। ठीक है सरकार ने 40 वर्ष में पूरे भोपाल राजधानी को विदेशों से निवेश लाने के नाम पे उद्योगपतियों को, अमेरिकी कंपनी को बचाने का काम क्यों किया? ठीक है सर, लौटूंगा आपके पास। ये दोषी कौन? उसी तरीके से शीतल जी, बात पूरी हो जानी थी, समय भरपूर दीजिए। उसी तरीके से ये अडानी जिस दिन बर्बाद होगा उस दिन देश बर्बाद होगा, क्योंकि इसके पीछे सहारा देने के लिए देश की सरकार लगी केवल एक उद्योगपति को बचाने के लिए। और इस एक उद्योगपति को बचाने के लिए देश बर्बाद हो जाए तो चलेगा। जिस तरीके से नोटबंदी के फैसले को अच्छा साबित करने के लिए उन्होंने देश पूरा बर्बाद करने का काम किया, इसलिए मैं नोटबंदी भी लेकर के आया। विश्व की सबसे बड़ी त्रासदी, भोपाल की त्रासदी को लेकर के, किसी भी चीज में कोई अपनी उपलब्धि तो बताते। ये बड़ी बड़ी घटनाएं, दुर्घटना है। ओके ओके। डबल इंजन की सरकार, ट्रिपल इंजन की सरकार मध्य प्रदेश में लगातार 20 साल से सांसद कर रहे हैं। ठीक है सर, ओके। चंद्रमोहन जी आपके पास आऊंगा। चंद्रमोहन जी, आज मेरा मुख्य मुद्दा था कि क्या इंडिया गठबंधन के सभी दल अपनी अपनी किश्ती पर सवार हो रहे हैं, जो आज देखने को मिला या पिछले कुछ दिनों से मिल रहा है। कांग्रेस को जहां जहां हार मिल रही है, जिस राज्य में हार मिल रही है, कोई ना कोई आपका सहयोगी दल जो है वो हमला कर रहा है। हमने देखा महाराष्ट्र में, हरियाणा में जब चुनाव हुए आपको हार हुई और संजय राउत ने बहुत बड़ा बयान दिया। अब यहाँ पर ममता बनर्जी के एक सांसद हैं, टीएमसी के एक सांसद हैं, उन्होंने कुछ दिन पहले महाराष्ट्र के चुनाव के बाद एक बड़ा बयान दिया कि कांग्रेस में अब वो कैपेबिलिटी नहीं है, आप ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन का नेता बना दीजिए। देखिए, किसी भी दल के किसी भी नेता को, शीतल जी, अपने नेता के बारे में अगर कोई बात कहनी है तो कोई वो बड़ी नहीं है, वो कह सकता और कहना भी चाहिए, उसका कोई विरोध नहीं। और इंडिया गठबंधन के अंदर कहीं भी कोई दरार और तकरार नहीं है, क्योंकि राजनीति का एक ध्येय यही होता है कि जो आदमी अपनी पार्टी के अपने अध्यक्ष के बारे में बात नहीं करेगा तो दूसरे अध्यक्ष के बारे में तो बात करेगा नहीं। तो ये कोई दरार का औचित्य नहीं है। अब विषय क्या आता है? विषय आता है कि ऐसे कौन से प्रश्न है जिन प्रश्नों से सरकार दरकिनार करती है, भाजपा के नेता अपने आप को दरकिनार करते हैं, उन प्रश्नों का जवाब नहीं देते। और वो प्रश्न है भ्रष्टाचार के। भ्रष्टाचार वो जो अमेरिका में हुआ, हमारे देश से दूर हुआ, और किसका नाम हुआ? हमारे देश के ऐसे समृद्ध व्यापारी का जिसका लेखा जोखा हिंदुस्तान के अंदर बहुत बड़ा, और वो दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। तो क्या सरकार की ईमानदारी और साफगोई इस पे नहीं जानी चाहिए कि वो देश की जनता के ऊपर ये क्लियर करे कि एक देश, हमारे देश के एक व्यापारी पे इल्जाम क्यों लगा रहा है और उसको भ्रष्टाचारी क्यों कह रहा है? क्या ये छुपाना सरकार की नीयत और सरकार का इसमें इन्वॉल्व होना? लेकिन ठीक है चंद्रमोहन जी, ये मामला ठीक है, आपका दायित्व, आपका फर्ज बनता है इन मुद्दों को उठाना, क्योंकि आप विपक्ष में हैं। और लेकिन जिस तरह से समाजवादी पार्टी कह रही है कि भाई कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ अडानी मुद्दा उठा रही है, कांग्रेस संभल का मुद्दा नहीं उठा रही है, कांग्रेस बांग्लादेश का मुद्दा नहीं उठा रही है, कांग्रेस भ्रष्टाचार बाकी अन्य मुद्दे नहीं उठा रही है, सिर्फ और सिर्फ अडानी का नाम ले रही है, तो क्या आपको भी सहयोगी दलों को साथ लेकर चलना चाहिए? देखिए, बिल्कुल, कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है और राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, हमारे नेता राहुल गांधी जी का एक दायित्व है कि देश के उन मुद्दों को देश की जनता के सामने ला के रखे जिन मुद्दों से उनके टैक्स पेयर का पैसा यहाँ से चोरी होके जा रहा है। और कांग्रेस का जो जनादेश है वो किसी भी तरीके से एक धर्म एक वर्ग पे डिपेंड नहीं करता। हम सारे धर्मों के साथ देश की बनावट और सलावट की बात करते हैं, उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर धर्म की बात होती है, तो उसमें एक धर्म की बात नहीं होती। यही देश की विरासत थी जो 1947 से पहले चलती और 1947 के बाद देश को आजाद करवा के लेके आई। अब संभल का विषय हो या दूसरा विषय हो, सब विषय के ऊपर बात करते हैं। अगर आज संभल की बात करोगे तो भाजपा कहते हैं कि आप संभल की बात क्यों करते हो? लेकिन संभल क्या देश का जगह नहीं है? क्या मणिपुर देश की जगह नहीं है? अगर आप 10 किलोमीटर दूर नहीं जा सकते और कोसों दूर किलोमीटर चले जाएंगे देश के प्रधानमंत्री, आज मणिपुर का जो हालात है उस पर आप बात नहीं करना चाहोगे। अगर हम प्रश्न उठाएं तो आप कहते हो माओवादी हैं, अगर आप संभल में प्रश्न उठाए तो आप कहते हो कि मुस्लिम समर्थक है। क्या देश के अंदर सबका साथ सबका विकास का नारा भाजपा के नेता गला फाड़कर और मुंह पे ऊपर लाउड स्पीकर लगा के बोलते नहीं है? तो अब
अब इन्हीं की परिप्रेक्ष्य में अगर आप विषय है, अब जैसे जनाधार जनसंख्या के ऊपर आप आ जाइए, अगर कल तो मोहन भागवत कहते हैं कि किसी भी देश की जनसंख्या बढ़नी नहीं चाहिए, उससे बढ़ने से देश का इंफ्रास्ट्रक्चर खराब होता है। परसों आती है तो कहते हैं जी देश के अंदर बच्चे बढ़ने चाहिए और आपको जनसंख्या बढ़ानी चाहिए। कहीं भी कोई आइडियोलॉजी भाजपा और भाजपा के मित्रों की देश के प्रति नहीं है। उनकी पूरी आइडियोलॉजी सत्ता हासिल करने के लिए है, चाहे उस सत्ता के लिए कितने ही टैक्स पेयरों का पैसा बर्बाद होता रहे और किसी एक समूह के पास जाता रहे, उनसे इनको कोई ठीक है। इसको लेकर मैं जवाब लूंगा रोहित जी आपसे, लेकिन पहले मुझे एक छोटे से ब्रेक पर जाना पड़ेगा, उसके बाद मैं सीधे आपके पास आऊंगा। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटते हैं। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज एक खास विषय पर हमारी चर्चा हो रही है। मेरे साथ सभी मेहमान इस वक्त बने हुए हैं, मैं फिर से उन्हीं के पास लौटना चाहूंगा। फिलहाल रोहित जी, मैं सबसे पहले आपके पास आऊंगा। जिस तरह से समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता यश भारती जी ने कहा कि सरकार इतने मुद्दे देश के अंदर बना रखती है कि हमें अलग अलग विषय पकड़ने पड़ते हैं, तब भी वो विषय कंप्लीट नहीं होते। इतने मुद्दे बना के रखे हैं, चाहे वो संबल का हो या फिर अन्य मुद्दे हो। देखिए, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता जी ने जो उन्होंने बात कही, उन्होंने 1984 के भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में भी बोला। 1984 में देश के प्रधानमंत्री कौन थे? वैरन एंडरसन, वन ऑफ द मेन अक्यूज्ड। उसको क्विड प्रो क्वो बेसिस पे देश से भागने के में किसने मदद किया? कांग्रेस के सवाल पूछना चाहिए, वो सवाल वो हमसे पूछ रहे हैं। फिर कांग्रेस के नेता ने मोहन भागवत जी के बारे में बोला कि उन्होंने पॉपुलेशन पे क्या बोला है। उसके अगले दिन तेलंगाना के कांग्रेस के मुख्यमंत्री रेवनाथ रेड्डी जी ने सेम चीज बोली। आप हमें सवाल पूछा, मोहन भागवत जी से सवाल पूछ रहे हैं, आप अपने मुख्यमंत्री से सवाल पूछिए, उन्होंने सेम चीज बोला है। फिर वो मुद्दों के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आपको किसी भी मुद्दे पे बात करना है आप करिए। आप जीडीपी में बात करना चाहते हैं, आप क्या कर रहे हो? मेरे दोस्त राहुल गांधी जी ने वर्तमान में क्या कर सवाल रहे हो? उठाया था, 10 साल हमने से इसका केंद्र में जवाब दिया। आपकी अगर आप सरकार पार्लियामेंट है, में इसका क्या बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था दे पा रहे हैं क्या भोपाल गैस पीड़ितों को? आप जो काम आपको करना है वो आप दे पा रहे हैं क्या? वो जो पीने का पानी है वो दूषित है वहां पे, वो जो गैस का जो बहुत अच्छे से कर रहे हैं और इसी वजह से हम बार बार मध्य प्रदेश में पावर में आ रहे हैं। आपके कांग्रेस के पावर में नहीं है, हम है, क्योंकि जनता हमें सेवा का मौका बार बार इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हम जनता के हित में काम करते हैं। उत्तर प्रदेश में भी इसीलिए हम 7 सीटों में जीते, आप जीत गए, आप हार गए उत्तर प्रदेश उपचुनाव में, क्योंकि हम जनता के लिए काम कर रहे हैं। जनता को सेवा पहुंचाना, इलाज नहीं दे पा रहे हो। एक बड़ी आबादी को पश्चिम बंगाल में लगभग भोपाल गैस हॉस्पिटल में कुछ मिल नहीं रहा है। आप पिंकू अलायंस पूरे देश को तबाह कर रहे हैं और हम देश को जोड़ रहे हैं। आप दोषी को बचा, आपके स्वर्गीय नेता अरुण जेटली जी ने भी तो बचा दिया, क्लीन चिट दे दी कि उसकी कोई लायबिलिटी नहीं बनती। तो लायबिलिटी बनती किसकी है? सरकार की। देखिए, आप इलाज तो करा दो, आप जीने का अधिकार तो दे दो भोपाल के लोगों को। आपके अगर आप लाइब्रेरी के बारे में बात करें तो आपके नेता कपिल सिब्बल जी अभी आर्जिकर इंसिडेंट में जो पीड़ित है उनके खिलाफ मामला ले रहे हैं। तो क्या मैं उनके जो वो वकील है, वकील के हिसाब से जो काम कर रहे हैं उसको क्या मैं उनके पार्लियामेंट, उनके पॉलिटिकल करियर के साथ जोड़ दूं? क्या ये सही रहेगा? तो प्लीज ऐसी बातें मत कीजिए। अगर हम मुद्दे पे बात करना चाहते हैं देख लीजिए भोपाल में आके। अगर आप जीडीपी में बात करना चाहती है पूछिए। अगर ठीक है, एक एक करके बोलिए सर, एक एक करके सवाल पूछिए। ठीक है, एक एक करके बोलिए। यस सर, सवाल का जवाब तो देंगे। मैं जवाब लेता हूं सर। 1984 पे पहुंच गए, वर्तमान में कब जियोगे भाई? आज जरूरत है लोगों को, सांस की पीढ़ियां खराब हो गई है। आपने सवाल उठाया जिसका जवाब मैंने दिया। स्वर्गीय नेता अरुण जेटली ने वित्त मंत्री, केंद्रीय मंत्री रहते हुए उनको क्लीन चिट दे दी। ठीक है, जवाब ले लेते हैं आपका, जवाब ले लेते हैं आपका। ठीक है सर, रोहित जी जवाब दीजिए। ठीक है, ओके, 1 मिनट रुके रहिए। यस साहब, 1 मिनट। राजधानी में तो आप पानी नहीं दे पा रहे। ठीक है यस साहब, 1 मिनट बोलिए रोहित जी। अगर मैं प्रेजेंट के बारे में बात करूं, आप किस मुद्दे में बात करना चाहते हैं? अगर अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करना चाहते, उन्होंने बोला बहुत सारे मुद्दे हैं, किसने रोका है आपको? हमने तो मोदी जी के टाइम पे ये भी देखा कि पार्लियामेंट रात 11 बजे तक चलता है, आप तो पार्लियामेंट के सुबह 12 बजे ही रोक रहे हो। किसने रोकने को बोला आपको? आप अगर बात करना चाहते हैं हम जवाब देंगे। हम हमेशा देश के लिए काम करते हैं, हम राष्ट्रवादी पार्टी है, हम कभी भी
गलत के लिए काम नहीं करेंगे। तो मैं यही कह रहा हूँ कि अगर आप बहुत सारे टॉपिक्स बोल रहे हैं, जीडीपी के बारे में बोल रहे हैं, जीडीपी का सर डेटा एक आया एक है करके 5.4, आज बाकी आज के मेरा देशों के विषय देखिए आज 2.4 3.4। आज मेरा विषय कुछ अलग है, संसद को लेकर विषय है, संभल मामला है और खास तौर पर विपक्ष में जो अलग अलग मुद्दे दिखाई दे रहे हैं ये विषय है और इसी पर बातचीत भी करनी है। चंद्रमोहन जी मैं आपके पास आऊंगा, फिलहाल मैं शुभंकर जी आपके पास आऊंगा, फिर चंद्रमोहन जी आपके पास आऊंगा। शुभंकर जी, कई बार हमने देखा है ममता बनर्जी ने अपने अपने फैसले कैसे लिए हैं और गठबंधन से अलग होकर फैसले लिए हैं। यहां पर क्या वक्त है कि आप एकजुट होकर, विपक्ष जब एकजुट होगा, एक सुर में आवाज उठेगी संसद के अंदर, मुद्दों का हल भी होगा? शीतल भाई, सबसे पहली बात यह है कि जहां तक लोकतंत्र की बात है या डेमोक्रेसी की, जो हम डेमोक्रेसी कहते हैं, वो उसका मतलब, उसका अर्थात ये है ही नहीं कि यहाँ पे सब एक साथ मिलके सिर्फ गुटबाजी करें या पार्टीबाजी करें। ये लोकतंत्र उससे कहीं ज्यादा ऊपर है। लोकतंत्र का तो मतलब ही ये है जहां लोग की आवाज जो है उसको बुलंद की जाए, उसको कहां तक पहुंचाया जाए। मुझे आज बहुत खुशी हो रही है, आज आपके जब मैं पैनल में बैठ रहा हूँ और ये रोहित राय जैसे यंग एक ब्लड में देख रहा हूँ, आज ऐसे लोग जब आगे आते हैं, इसमें से वो राजनीति में अगर इंटरेस्ट लेते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन साथ ही साथ में उनको देश की जो इस समय जो व्यवस्था है उसको जांचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। सिर्फ छींटे उड़ाने से, एक दूसरे के ऊपर छींटाकशी करने से रास्ते नहीं निकलेंगे। अगर आप ये कह के रुक जाते हैं कि बंगाल में तो भाई हमारा गैस के लिए जो इशू आया है, हमने 10,000 करोड़ की जो बात हुई है और ये हुआ है 1,000 करोड़ की बात, 10,000 करोड़ की नहीं है। बात ये है कि एक अरेंजमेंट है, एक टैक्स डिवीजन का एक अरेंजमेंट होता है स्टेट और सेंटर के बीच में, और ये एक सेंटर के ऊपर दायित्व होता है जिसको आपको पूरा करना है। अगर आप उसको पूरा नहीं करते, बी इट फॉर एनी रीजन, आपको लगता है कि भाई पैसे का सही इस्तेमाल नहीं हो रहा है, आपके हाथ में तो सीबीआई ईडी तो आपके तो गोद में बैठी हुई है, आप प्रूफ बैठाइए, सब कुछ करिए, बट यू हैव नो राइट टू स्टॉप द फंड ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेट। वो उस स्टेट का अधिकार है, उसको आप हनन नहीं कर सकते, उसको आप रोक नहीं सकते। आप ये नहीं कह सकते अरे 2 लाख करोड़ का छोड़िए, पहले 1,000 करोड़ दिया उसका हिसाब दीजिए। ये पॉकेट मनी नहीं है, आप बच्चों को पॉकेट मनी नहीं दे रहे हैं। आप ये उस स्टेट का अपना अधिकार होता है, वहां के क्षेत्र का जो पैसा है उस क्षेत्र को आपको देना पड़ेगा, उसका बजट बना है, उसके ऊपर निर्भर कर। दूसरी बात, अब जहां तक कहा जा रहा है बार बार कि भाई जो इस समय इंडिया गठबंधन है और इसको जो, पहले आप इंडिया गठबंधन को अपना विपक्ष के हिसाब से रजिस्टर तो करिए, अपने साथ लीजिए तो कहीं ना कहीं। किस चर्चा में, आप मुझे बताइए, नोटबंदी से लेके अभी तक कितनी चीजें आप लोग ले आ चुके हैं, किस चर्चा में आपने विपक्ष को अपने साथ लिया, किस चीज में लिया? विपक्ष तो आज के दिन में सिर्फ आपका ईडी और सीबीआई का एक वो कहते हैं ना कि उनको वर्कशॉप बन के रह गए हैं, जहां पे अपनी ट्रेनिंग पूरी कर रहे हैं। उससे ज्यादा जरूरी ये बनता है कि आप सारे अपने राज्यों को एक साथ लें, उसको पहले रिकॉग्नाइज करें कि भाई साहब ये देश बिना बंगाल के देश पूरा नहीं होगा, ये देश पूरा नहीं होगा। चलिए ठीक है, मेरे पास समय की थोड़ी कमी है, देश पूरा नहीं होगा। ओके, प्लीज इन सबको पहले देश के हिसाब से रजिस्टर तो करें। ठीक है, ओके, उनके जो जरूरतें हैं उनको तो फुलफिल करें। ओके ठीक है, समय थोड़ा कम है। कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे से बने हुए चंद्रमोहन जी, चंद्रमोहन जी, अब क्या रास्ता है कि देश का हल निकाला जाए? जो संसद लोगों के लिए होती है, जहां पर मुद्दे उठते हैं, मैंने शुरुआत में ही कहा कि चर्चाएं होती हैं और उन चर्चाओं का कोई कंक्लूजन होता है, उससे कहीं ना कहीं लोगों के हित में कोई फैसले लिए जाते हैं और उससे लोगों को फायदा होता है। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है, आज नहीं बल्कि पिछले कई सालों से संसद में वो काम नहीं हो रहा है जो पहले होता था या जो कुछ समय पहले होता था, अब वो नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी उलट नजर आ रहा है। क्या इसके लिए सरकार जिम्मेदार है या फिर विपक्ष जिम्मेदार है? शीतल जी, 2014 से पहले जब संसद चलती थी तो उस संसद के अंदर विपक्ष काम रोकता था और विपक्ष काम रोको प्रस्ताव लगाता था और काम रोकता था। 2014 से 19-24 और आज तीसरे टर्म पे आने के बाद ये पहली बार इस देश के इतिहास में हो रहा है कि वो पार्लियामेंट जिसको देश के लोग चुनकर संसद भेजते हैं, वहां पर सरकारी सदन नहीं चलने देती।
उसका कारण क्या है कि सरकार अगर सदन चलने देगी और निष्गोई के साथ सब प्रश्नों का जवाब देना चाहेगी और ओपनली माइंड से डिबेट करवाएगी कि इन विषयों की है, तो देश की जनता के सामने वो सच आएगा जिस सच को विपक्ष के नेता कह रहे हैं। भले ही वो सरकार की तरफ से सरकार ये कहे कि वो झूठ है, गलत, और विपक्ष कहे कि सरकार जो बोलती है झूठ है, गलत है, लेकिन इसका पैमाना कौन सा है? इसका पैमाना है संसद, क्योंकि देश की जनता संसद को चुनकर वहां भेजती है और उसका पूरा जो दोष है वो विपक्ष के ऊपर डाल दिया जाता है। इसके ऊपर मंशा क्या है? मंशा ये है कि संसद को देश सुनता है और विदेश सुनते हैं। जब मुद्दे गूंजेंगे तो वो जाएंगे और वो बाहर आएंगे। उसको बचाने के लिए संसद के 150 चंद्रमोहन जी, क्या सरकार नहीं चाहती कि संसद चले? क्या सरकार नहीं चाहती कि संसद चले? सरकार की चालाकी और सरकार की कमजोरी है और इस कमजोरी का सरकार फायदा बनाकर देश के मुद्दों को दबाती है और चरित्र हनन करती है उस सदन का जिसको देश के प्रधानमंत्री 4 बार माथा टेक चुके हैं। ठीक है, ओके रोहित जी, आपसे आखिरी जवाब लूंगा कांग्रेस के प्रवक्ता की बात का। उन्होंने जो बात किया पश्चिम बंगाल की टीएमसी के बारे में और कि आप सीबीआई लगा दीजिए, सीबीआई तो आपके गोदी में, बहुत कुछ बोला उन्होंने। तो मैं सिर्फ आपको कल का डेटा बता रहा हूं कि कल किस तरीके से नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार को बोला है कि प्लीज आप नॉर्म फॉलो कीजिए, हम आपको पैसा दे देंगे। बंगाल सरकार ने बोला हम फॉलो नहीं करेंगे। ठीक है सर, ठीक है रोहित साहब, बात फिर संसद की कार्रवाई पर अटक रही है कि आखिर संसद पर कार्रवाई कैसे चलेगी? उसके लिए सरकार जिम्मेदार है। कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि सरकार संसद चलने नहीं दे रही। करेंगे तो चलेगा। अगर आप किसी विशेष परिवार को खुश करने के लिए संसद में काम करोगे तो संसद में यही होगा ना। हम संसद में जिस तरीके से ठोस एक साथ मजबूत होकर काम कर रहा है एनडीए, हम 240 सांसद के साथ इस तरीके से एनडीए मिलकर काम कर रहे हैं, हम काम करते जाएंगे, हम देश को जवाब देते जाएंगे। आप अगर इस युग में शामिल होना चाहते हो, आप अगर विकसित भारत बनाना चाहते हो, आप आ जाइए हमारे साथ। अगर नहीं चाहते हो ठीक है, तो देश भी आपको नहीं बचाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल समय कम है और बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ आज जुड़े। रोहित रॉय जी, चंद्रमोहन जी, शुभांकर जी और यश भारती जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा, लेकिन संसद के अंदर और संसद के बाहर क्या हो रहा है वो भी हमने आपको शुरुआत में दिखाया। फिलहाल इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल इस वक्त अपनी अपनी किश्ती पर सवार हैं, लेकिन ये किश्ती किस तरफ रुख मोड़ेगी और क्या विपक्ष एकजुट होकर एक साथ एक मंच पर आकर और संसद के अंदर अपनी आवाज उठाएगा या फिर बिखरती हुई आवाज नजर आएगी, अलग अलग मुद्दों पर आवाज नजर आएगी, इसका कितना प्रभाव पड़ेगा? आज के लिए ललकार में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।